अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं गाइडलाइन के चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल को देखें तो इसका टाइटल है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि इस चैप्टर में हम होमियोस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे और वो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स जो कि होमियोस्टेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पे हमें फिजियोलॉजी की डेफिनेशन मिल जाती है, जो कि है फिजियोलॉजी इज़ द साइंस दैट सीक्स टू एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। यानी कि फिजियोलॉजी उन तमाम मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करती है जो कि लाइफ की ओरिजिन डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन में हो रहे होते हैं। तो उसके बाद फिजियोलॉजी की डिफरेंट डिवीजन्स के बारे में बताया गया है, जिनमें वायरल फिजियोलॉजी, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी वगैरह ये सब शामिल हैं। उन्हीं की एक सब डिवीजन है, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पे है इस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में ह्यूमन फिजियोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि है द साइंस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डैट मेक इट अ लिविंग बीइंग। यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम उन सब मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी को एक लिविंग बीइंग बनाती हैं, जिसके अंदर वो तमाम बॉडी हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उस सब का जो मैकेनिज़्म है वो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके नीचे आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो सेल है वो बेसिकली तमाम लाइफ फॉर्म का बेसिक यूनिट है और एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है ये। इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि अगर जो सेल है, हर सेल के पास एबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके अपने लिए एनर्जी बनाने की, और दूसरा हर सेल के पास ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं, जिनमें से मोस्ट अबंडेंट जो है रेड ब्लड सेल्स हैं, और 100 ट्रिलियन में से 25 ट्रिलियन जो सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का है। तो इसमें लिखा गया है कि जो हमारी टोटल बॉडी है वो 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ फ्लूइड, और इस फ्लूइड के अंदर दो किस्म के फ्लूइड्स आते हैं, एक इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जो इंट्रा सेलुलर है वो फ्लूइड है जो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर साइटोसोल आ जाता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो फ्लूइड है जो कि सेल्स के बाहर मौजूद है। बेसिकली उसमें दो किस्म के फ्लूइड्स आ जाते हैं, एक तो हमारा ब्लड जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में रेगुलेट कर रहा है, और दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली यही बताया गया है। और इसके अलावा जो टोटल हमारी बॉडी है उसका जो टोटल बॉडी फ्लूइड है उसमें से जो 1/3 है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे ब्लड की फॉर्म में एक तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के दरमियान जो डिफ्यूजन हो रही होती है थ्रू द कैपिलरीज, उसके ज़रिए ये जो पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है हमारे तमाम सेल्स को एक सेम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसे इसलिए हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटरनल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, जिसे एक टर्म दी गई है, स्पेशल टर्म, जो कि है मिलियो इंटीरियर। उसके बाद नीचे एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान डिफरेंसेस दिए गए हैं, जिनमें मेजर डिफरेंस यही है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जिनमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स शामिल हैं ये सब ज़्यादा होते हैं। और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर इसके बरक्स पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस इनकी कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट होमियोस्टेसिस की डेफिनेशन दी गई है जो कि है द मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशंस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो होमियोस्टेसिस है वो बेसिकली जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को एक नैरो रेंज के अंदर रखने की कोशिश करता है। एक मतलब कि होमियोस्टेसिस जो है हमारी इंटरनल कंडीशंस को एक फिक्स्ड वैल्यू पे नहीं मेंटेन करता, बल्कि इसे एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करता है।
अब कुछ सिस्टम्स के लिए जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, जैसे कि जो हमारे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आइंस हैं वो 5 नैनो मोल्स पर लीटर से ज़्यादा इनके अंदर चेंज नहीं आता। जबकि कुछ सिस्टम है उनके लिए रेंज अलग होगी, कुछ के लिए अलग, लेकिन सबके लिए ये एक नैरो रेंज होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। उसके बाद डिसीज़ की डेफिनेशन दी गई है, जो कि डिसीज़ इज़ ऑफन कंसिडर टू बी अ स्टेट ऑफ डिस्टर्बेड होमोस्टेसिस, यानी कि अगर जो हमारा होमोस्टेसिस है उसके अंदर कोई भी डिस्ट्रप्शन आएगी या कोई भी उसके अंदर एक डिसऑर्डर आएगा तो उसे हम डिसीज़ कहते हैं। उसके बाद इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो डिसीज़ की कंडीशन में जो होमोस्टेसिस में से कोई एक सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से जो बाकी सिस्टम्स हैं वो कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और जो कंडीशंस हैं उनको एक होमोस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। समटाइम्स वो जो एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो उस कंडीशन को तो मेंटेन कर देगा, लेकिन उसके अलावा वो फर्दर कोई और ऐसा सिस्टम होगा जिसको अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे लिए डिसीज़ का जो प्राइमरी कॉज है वो पता करना मुश्किल हो जाता है कि बेसिकली कौन सी वो डिसीज़ है कि जिसकी वजह से हमारे पास ये डेविएशन आई है। इस बात को हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमारे जो किडनीज़ है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उनके जो ग्लैमरुलर कैपिलरीज वाला हिस्सा है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जो हमारा बॉडी का होमोस्टेसिस है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगा, ताकि ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा ब्लड जाएगा किडनी की तरफ और ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो किडनी के अंदर जो मसला आया था उसको वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली जो ब्लड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ये कंप्रोमाइज़ किया हमारी बॉडी ने, जो हमारी किडनी है उसके डैमेज होने की वजह से। लेकिन इस कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो गए। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने यही बात को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो दो जगह पे मूव कर रहा होता है। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ये फ्लूइड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। दूसरा कैपिलरीज के लेवल पे, ये जो हमारी कैपिलरीज के अंदर ब्लड है और जो हमारा टिश्यू फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे होते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें से कुछ सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर आती हैं और ब्लड में से कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आती हैं। इस तरह से ये जो टोटल हमारा पूरी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो मिक्स हो रहा होता है, और तमाम जो सेल्स हैं उनको उनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो ऑलमोस्ट सेम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं। बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके अंदर चार सिस्टम जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ज़रिए से जो ऑक्सीजन है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आती है। दूसरा जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसके ज़रिए जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो जो हम इन द फॉर्म ऑफ डाइट लेते हैं वो तमाम एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के अंदर आती हैं। उसके बाद लीवर के बारे में बताया गया है कि जो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो डिफरेंट सब्सटेंसेस ले रहे हैं उनमें से काफ़ी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो वो लीवर के अंदर जाके मॉडिफाई होती हैं। इसके अलावा लीवर के अलावा और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि मॉडिफिकेशन और स्टोरेज में काम करते हैं, जिनके अंदर किडनीज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और फैट सेल्स वगैरह ये सब शामिल हैं। उसके बाद जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है ये इसके ज़रिए से हमारी बॉडी मूव करके कोई भी जो डाइट है उसको इंजेस्ट करती है, तो ये भी रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमें मेटाबॉलिक जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे रिमूव होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें भी सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कर रहा होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म के एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है
वो हमारी बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म रिलीज़ होती है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली, जो कि लंग्स के ज़रिए हमारी बॉडी से रिमूव हो रही है। उसके बाद जो किडनीज़ हैं वो जो हम एक्सेस वाटर लेते हैं और एक्सेस आइंस इन द फॉर्म ऑफ डाइट हमारी बॉडी में आते हैं, वो सब जो है वो किडनी रिमूव करी होती है, फ़िल्टर करके अपने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फ़िल्टर करती है। और उसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म के एज अ बाय प्रोडक्ट जो वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है, जिनमें यूरिया और यूरिक एसिड शामिल हैं, ये सब जो हैं वो किडनी के ज़रिए से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये भी जो हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसकी एक्सक्रीशन होती है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। और जो लीवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है डिफरेंट जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, और फिर उनको बाइल के ज़रिए इंटेस्टाइन्स के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर रिलीज़ कर देता है, और वो भी फीसिस के ज़रिए रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद जो बॉडी के अंदर रेगुलेशन है उसके बारे में बताया गया है कि जो ये सारा जो फंक्शन हो रहा है इसको जो रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसकी रेगुलेशन के अंदर दो सिस्टम्स काम कर रहे हैं। यानी कि ये होम्योस्टेसिस के जो सारा अमल हो रहा है इसका जो कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम्स हैं। एक तो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और हमारे इफेक्टर ये सब शामिल हैं। और ये हमारे जो कंट्रोल सिस्टम है उसको रेगुलेट करने में काम करते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है ऑटोनोमिक सिस्टम का। ऑटोनोमिक सिस्टम बेसिकली ये जो नर्वस सिस्टम है उसका एक हिस्सा है जो कि सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहा होता है। यानी कि ऑटोमेटिकली जो हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, जिनके अंदर हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये सब शामिल है। और ये हमारे हार्ट रेट वगैरह इन सबको कंट्रोल करके तो हमारे डिफरेंट कंडीशंस को ऑटोमेटिकली मेंटेन कर रहा होता है। उसके बाद हार्मोन सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम के साथ जो हार्मोन सिस्टम है ये दोनों मिलके हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि हमारे हार्मोन सिस्टम के अंदर 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स शामिल हैं, और इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यूज़ हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं इनटू द ब्लड। और ये जो हार्मोन्स हैं ब्लड के ज़रिए डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके उनका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो कि थायराइड हार्मोन है वो ऑलमोस्ट बॉडी के हर सेल के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी का जो टेम्पो है उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही होती है। एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स जो है वो सोडियम और पोटेशियम आयंस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी में हमारे दो सिस्टम बेसिकली काम कर रहे होते हैं। एक इम्यून सिस्टम है जो कि हमारे ब्लड के अंदर आने वाली फॉरेन सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है और उनको न्यूट्रलाइज करता है बाय फैगोसाइटोसिस या फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके। इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स, टिश्यूज़ फॉर्म फ्रॉम वाइट ब्लड सेल्स, और हमारा लिम्फॉइड सिस्टम ये सब शामिल है, जिसके अंदर थाइमस, लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स आती हैं। उसके बाद इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है इसके अंदर स्किन नेल्स, हेयर्स और जो स्किन के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स हैं वो शामिल होते हैं। बेसिकली जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है ये एक्सटर्नल हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट और जो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके दरमियानी बाउंड्री का काम करते हैं। और जो स्किन है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि 12 to 15% ऑफ बॉडी वेट बनाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी बेसिकली जो होमोस्टेसिस है उसमें काम कर रहा होता है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है वो एक स्पीशीज़ जो होती है उसकी जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करता है। डेली जो भी
ह्यूमन बींग्स हैं जिनकी डेथ हो रही होती है। तो रिप्रोडक्शन के ज़रिए न्यू जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बोर्न होते हैं, जो कि जिनकी डेथ हो गई है उनको रिप्लेस कर लेते हैं और इसी तरह ये पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन को भी हम होमोस्टेसिस का एक हिस्सा मानते हैं।